फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कि क्लासेस के इस वीडियो चैनल में। दोस्तों, हम इससे पहले वीडियो में ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम बायोलॉजी का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर उठाएंगे, एक टॉपिक उठाएंगे जिसको रेस्पिरेशन या श्वसन कहते हैं। हम पहले चैप्टर में बात कर चुके हैं, यानी कि हम ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, मानव का जो पाचन तंत्र है उसके अंतर्गत बात कर चुके हैं कि किस प्रकार खाना जो हम लेते हैं, खाते हैं, उसका पाचन होता है। वो किस प्रकार से जो पाचन तंत्र के अंतर्गत जो भी अंग हैं उनसे होता हुआ गुजरता हुआ वो हमारे शरीर में जो है शरीर के प्रत्येक सेल तक पहुंचता है। और जब वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है तो उसी समय एक प्रक्रिया और होती है जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन का वैसे तो शाब्दिक अर्थ आत्मसात करना होता है, यानी जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एसिमिलेट होता है, आत्मसात किया जाता है हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से, और वो प्रत्येक सेल तक बॉडी के पहुंचता है। तो एसिमिलेशन के दो पर्पस होते हैं, दो उद्देश्य होते हैं। पहला कि एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड एज फ्यूल टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, कि हमारे जो भी लाइफ प्रोसेस हैं, दैनिक जो भी हमारे कार्य हैं उनमें जो है जो फूड हम खा रहे हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा इसका उद्देश्य रहता है कि एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड एज अ मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, कि जो खाना एसिमिलेटेड हुआ है, जो खाना बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंचा है, वो खाना हमारे शरीर की ग्रोथ, वृद्धि और रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार मैंने बताया कि खाना किस प्रकार हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंचता है। लेकिन हम अब ये जानेंगे कि जो खाना जो हमारे प्रत्येक बॉडी के सेल तक पहुंच रहा है उससे हमारे शरीर को कैसे एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी कैसे रिलीज करेगा। क्योंकि जो फूड हमने खाया है, जो खाना हमने लिया है, वो फ्यूल का काम करता है हमारे जो है प्रत्येक सेल के एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें हमारा इस टॉपिक में उद्देश्य बताने का यही है कि किस प्रकार जो खाना का मतलब ग्लूकोज, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो कि एटीपी के रूप में मतलब हमें प्राप्त होते हैं। और ये हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उसके अंतर्गत ये स्टोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार यानी कि फूड प्लस O2 जो शरीर के अंदर हमारे ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन हम मतलब ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन के माध्यम से जो फूड जो यानी कि ग्लूकोज जो हमारे शरीर के अंतर्गत, जो प्रत्येक सेल के अंतर्गत स्टोर है, वो बर्न होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और H2 जो इसकी बाई प्रोडक्ट होंगी, और इसके साथ साथ हमें प्राप्त होगी एनर्जी एटीपी के रूप में। तो आज हम यही जानेंगे कि किस प्रकार ग्लूकोज की बर्निंग होती है और हमें किस प्रकार और एनर्जी प्राप्त होती है, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और इससे हमें एनर्जी प्राप्त होगी। और इस पूरी प्रक्रिया को जब हमें जो एनर्जी प्राप्त हो रही है, जो हमारे शरीर के प्रत्येक सेल में जो एनर्जी जो फूड या ग्लूकोज स्टोर है, उसकी बर्निंग से यानी उसके ऑक्सीडेशन से हमें जो एनर्जी प्राप्त हो रही है, इस पूरी प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये प्रत्येक सेल के अंतर्गत होती है और प्रत्येक सेल्स में जो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से को मिलाकर हमारे पूरे शरीर को एनर्जी दी जाती है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं।
रेस्पिरेशन के अंतर्गत दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है कि हम एनर्जी का जो ऑक्सीजन है उसका इनटेक कर रहे हैं, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन इनटू द सेल यूजिंग इट फॉर रिलैक्सिंग बर्निंग फूड। यानी ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं रेस्पिरेशन द्वारा, वो उसके माध्यम से फूड बर्न हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा होता है कि एलिमिनेशन ऑफ द CO2 एंड H2O फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर से CO2 का और H2O का एलिमिनेशन। रेस्पिरेशन में दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ये दोनों ही मिलकर रेस्पिरेशन कहलाते हैं। रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों ही मिलकर एक पूरे प्रोसेस को बनाते हैं। इसको ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू एयर, ये दोनों ही प्रक्रियाएं मिलकर ही ब्रीदिंग कहलाती हैं, श्वसन कहलाती हैं। रेस्पिरेशन ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन को मिलकर बनता है। रेस्पिरेशन अपने आप में अकेला नहीं है, इसमें ब्रीदिंग और ऑक्सीडेशन यानी ब्रीदिंग श्वसन जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी ऑक्सीजन को हम लेते हैं और वापस हम कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर छोड़ते हैं सांस के माध्यम से, और इसी को श्वसन कहते हैं। प्लस ऑक्सीडेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन प्रत्येक सेल के अंतर्गत होता है, और ब्रीदिंग जो है हम जो सांस को लेना और सांस को वापस छोड़ना, इसको हम ब्रीदिंग करते हैं। इन दोनों ही प्रोसेस को मिलाकर रेस्पिरेशन कहा जाता है। इन दोनों ही प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे मैंने बात करी ब्रीदिंग की और दूसरी बात करी थी मैंने ऑक्सीडेशन की, तो हम ब्रीदिंग और ऑक्सीडेशन में जो यूज़ होते हैं, हमारी ब्रीदिंग में यूज़ होने वाले हमारे लंग्स होते हैं। हम ब्रीदिंग करते हैं लंग्स के माध्यम से। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो लंग्स में जाकर इकट्ठी होती है और लंग्स से जो है हमारे ब्लड में मिलती है, और ब्लड के माध्यम से ये विभिन्न सेल्स तक जाती है और वापस बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे ब्लड में आकर मिलती है और वापस लंग्स में आकर और हमारे जो है वापस नोस्ट्रिल के माध्यम से ये हवा में वापस कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है बाई प्रोडक्ट के रूप में। इसी प्रकार ऑक्सीडेशन जो होता है सेल के अंदर, जो कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये प्रत्येक सेल के अंतर्गत एक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत ऑक्सीडेशन होता है सेल का, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम में जो एनर्जी संचित होती है सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से ही होती है ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि रेस्पिरेशन इज अपोजिट टू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। हम इस बात की डिस्कशन कर लेंगे कि रेस्पिरेशन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल विपरीत होता है। फोटोसिंथेसिस आप सभी कुछ लोग ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं उसके अंतर्गत। लेकिन जो मैंने बताया कि रेस्पिरेशन इज अपोजिट टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को वापस एयर में छोड़ते हैं, जबकि हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हवा में छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इस प्रकार रेस्पिरेशन पूरी तरह से अपोजिट हो जाता है फोटोसिंथेसिस के। रेस्पिरेशन के इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हुए आइए अब ये जान लेते हैं कि जो मैंने बताया सेल के अंतर्गत जो एनर्जी स्टोर हुई, जो ग्लूकोज स्टोर हुआ है, तो उससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है।
उससे हमारे शरीर को जो मिलने वाली एनर्जी होती है वो किस प्रकार से प्रोड्यूस होती है, किस प्रकार से जो है रिलीज की जाती है। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो एनर्जी हमारे शरीर को चाहिए होती है, जो एनर्जी, माफ कीजिएगा, एनर्जी जो स्टोर होती है सेल के अंदर, वो इमीडिएटली यूज़ नहीं की जाती है। कि मान लीजिए एसिमिलेटेड फूड आपके सेल तक पहुंचा ब्लड के माध्यम से और वहाँ वो एनर्जी स्टोर हो गई, लेकिन ये इमीडिएटली यूज़ नहीं की जाती है। ये एनर्जी एटीपी के रूप में हमारे सेल के, एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में हमारे सेल में स्टोर हो जाती है। और जब भी किसी प्राणी को इसकी आवश्यकता होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को इसकी आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड होता है जब भी ये, तब ये एनर्जी जो है एडीपी, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के माध्यम से, ये एक प्रोसेस होते हैं जिसके माध्यम से ये एनर्जी रिलीज होती है। आइए अब हम जानेंगे कि एडीपी, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में क्या संबंध है और किस प्रकार इनके माध्यम से एनर्जी रिलीज की जाती है। यहाँ एडीपी का मतलब होता है एडोसाइन डाइफॉस्फेट, और ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर उपस्थित होता है और ये लो एनर्जी कंटेंट होता है। एटीपी एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है और ये भी सेल के अंदर होता है, लेकिन ये हाई कंटेंट होता है। इसके अलावा सेल के अंदर एक और चीज़ मिलती है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये फॉस्फेट ग्रुप का एक फॉस्फोरस होता है जो कि ऑक्सीजन और फॉस्फोरस से मिलकर बना होता है, और इसको पीआई से डिनोट करेंगे, पी फॉर फॉस्फेट, आई फॉर इनऑर्गेनिक। रेस्पिरेशन सिस्टम में होता, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत होता क्या है कि जो एनर्जी संचित है सेल के अंदर, जो एनर्जी स्टोर्ड है सेल के अंदर, वो एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में होती है। एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में एनर्जी संचित होती है एक सेल के अंदर, और जब इसको रिलीज करना होता है, जब ये रिलीज होती है तो एटीपी से एडीपी बनकर ये रिलीज होती है। इनका संबंध देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब एडीपी लो एनर्जी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी का जो होता है, ये रेस्पिरेशन के तहत एटीपी जो कि हाई एनर्जी होती है उसमें कन्वर्ट होता है और ये एक सेल के अंदर स्टोर हो जाता है। मैं फिर समझा देता हूँ, एडीपी जो कि लो एनर्जी कंटेंट है प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी जो रेस्पिरेशन से होती है, और एटीपी जो कि हाई एनर्जी कंटेंट है उसमें एटीपी के रूप में ये सेल के अंदर स्टोर हो जाती है। इसी प्रकार जब एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो ये जो एटीपी के रूप में, हमने अभी बात करी थी एटीपी के रूप में जो एनर्जी स्टोर है सेल में, अब ये एटीपी अब ब्रेक होगा एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी फॉर यूज इन द सेल्स के यूज के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये सीधा सीधा संबंध देखिए, एडीपी टू एटीपी, यानी कि एडीपी से एटीपी में कन्वर्जन हो रहा है। इसका मतलब ये है एब्जॉर्बिंग एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कि हमने जो रेस्पिरेशन किया, ऑक्सीडेशन हुआ है ग्लूकोज का, जो एनर्जी रिलीज हुई वो सेल में जाकर संचित हो गई। इसी प्रकार अब जो है ये ठीक इस तरह से समझिए कि जैसे कि कोई बैटरी है, बैटरी के माध्यम से आप कोई अप्लायंस चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको चार्ज करना पड़ेगा बैटरी को। पहले बैटरी आपने चार्ज कर दी और जब वो बैटरी चार्ज हो गई तो उस बैटरी के माध्यम से आप किसी भी अप्लायंस को चला सकते हैं, चाहे पंखा चलाना चाहें, चाहे बल्ब जलाना चाहें या कुछ भी। तो इस प्रकार अभी पहली क्रिया के अंतर्गत आपने बैटरी चार्ज की, यानी सेल में आपने रेस्पिरेशन के माध्यम से आपने क्या किया, ग्लूकोज को बर्न किया रेस्पिरेशन के माध्यम से, यानी आपको ओटी प्राप्त हुई रेस्पिरेशन में, और आपने जो ग्लूकोज संचित था, जो एसिमिलेटेड फूड के रूप में ग्लूकोज संचित था आपके सेल में,
उसको आपने क्या किया, उसको बर्न किया, और जो बर्न होने के बाद एटीपी के रूप में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो सेल में ही स्टोर हो गई, यानी आपने बैटरी को चार्ज कर दिया। अब आपको कोई अप्लायंस चलाना है, मान लीजिए बल्ब जलाना है, पंखा चलाना है, तो आप उस बैटरी से क्या करेंगे, बैटरी से उस अप्लायंस को जोड़ेंगे। जब आप उस अप्लायंस को जोड़ेंगे तो जो एनर्जी संचित है, आपने चार्ज की थी बैटरी, वो अब बैटरी क्या करेगी, वो चार्ज देना शुरू कर देगी और वो अप्लायंस चलना शुरू हो जाएगा। अब ये दूसरी क्रिया अब यहाँ होगी कि एटीपी जो कि एनर्जी के रूप में आपके सेल में संचित था, अब आपकी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता है, आपको कोई काम करना है, कोई हैवी वर्क करना है, तो अब क्या करेगा, एटीपी एडीपी में टूट जाएगा और एनर्जी सेल्स में से रिलीज हो जाएगी बॉडी के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको समझाया और बैटरी के माध्यम से कि किस प्रकार जो है एक एडीपी एटीपी और एटीपी एडीपी यानी एनर्जी स्टोर्ड इन सेल और एनर्जी यूज्ड फॉर द सेल, इन दोनों ही बातों को मैंने बैटरी के माध्यम से समझाया। और इस प्रकार कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म, या कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहती है एनर्जी की एक प्राणी के लिए, है ना। मैंने बता ही चुका हूँ कि बैटरी की तरह ये कैसे काम करता है कि इनपुट में चार्ज करना पड़ता है बैटरी को, यानी एटीपी टू एटीपी, और आउटपुट में एटीपी टू एडीपी। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। श्वसन जो है 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन जैसे कि हम प्राणी हैं, मानव हैं, तो रेस्पिरेशन हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ एयर लेते, ऑक्सीजन के होते हैं हमारा रेस्पिरेशन जो होता है। और इसी प्रकार कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एब्सेंस ऑफ O2 में करते हैं, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पिरेट करते हैं। तो इस प्रकार रेस्पिरेशन 2 तरह के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन जिन्हें ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और ये प्रेजेंस ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इसी प्रकार एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसे कि अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसके अंतर्गत ग्लूकोज जो है कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू CO2 एंड H2O बाई ऑक्सीडेशन, कि इसके अंतर्गत ग्लूकोज जो है जो सेल में वो पूरी तरह से टूट जाता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें CO2 और H2O मिलती है ऑक्सीकरण के माध्यम से। और इसमें जो प्राणी है वो कांट लिव विदाउट O2, ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकता। इसमें जो सेल के अंदर जो इन प्राणियों के जो सेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है जिसका महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी प्रकार जो हम बात कर रहे थे दूसरे रेस्पिरेशन की, अनॉक्सी श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ईस्ट एंड सम बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं जो कि एब्सेंस ऑफ O2 इस रेस्पिरेशन को करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो इनके जो सेल में जो ग्लूकोज होता है वो एथेनॉल और CO2 में बाई प्रोडक्ट होता है, और इनको ये जो है ग्लूकोज टूटकर या बर्न होकर एनर्जी रिलीज होता है। और ये जो है ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कार्बन माफ़ कीजिएगा O2 के बगैर भी रह सकते हैं। तो ये दोनों अंतर हैं आपके एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो हम जो हैं जो कि ह्यूमन बीइंग हैं वो उसके लिए एरोबिक रेस्पिरेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानव जो है जो अपना रेस्पिरेशन जो क्रिया करता है, जो श्वसन क्रिया करता है, वो जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करता है। लेकिन कुछ रेयर कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जब मानव को भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है, अनॉक्सी श्वसन करना पड़ता है। जैसे कि
जैसे कि ह्यूमन मसल में कभी कभी एनोर्बिक रेस्पिरेशन भी की प्रक्रिया भी होती है। जैसे कि हम कभी कभी जब बहुत हैवी वर्क कर लेते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि शरीर से ऑक्सीजन बहुत तेजी से कंज्यूम होती है। शरीर में बहुत तेजी से ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और इससे होता क्या है कि मसल्स के अंदर की जो मसल के अंदर ग्लूकोज कभी कभी लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और कुछ कम मात्रा में एनर्जी भी प्रदान करता है। मैं फिर बता रहा हूँ इसको कि ह्यूमन मसल में कभी कभी एनोर्बिक रेस्पिरेशन भी देखा जाता है और ये तब होता है जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं या हैवी वर्क करते हैं। तो इससे होता क्या है कि बहुत तेज़ी से जो ऑक्सीजन है हमारे शरीर के अंतर्गत बहुत तेज़ी से मतलब ख़त्म होती है, सप्लाई होती है और जो हमारे ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और एक छोटी मात्रा जो है ऊर्जा की हमें प्रदान करता है। लेकिन ये लैक्टिक एसिड हमारे शरीर के लिए घातक सिद्ध होता है और हमारे शरीर में जो मांसपेशियों में है क्रैम्प्स यानी ऐंठन जो होती है उसके रूप में देखा जाता है। हमारे शरीर में जो मसल्स हैं उसमें ऐंठन पैदा करता है ये लैक्टिक एसिड। और कभी कभी आप देखा होगा भागते हुए या अचानक से आपने हैवी वर्क कर लिया तो आपकी मसल्स जो है ऐंठने लगती हैं। वो इसी कारण होता है क्योंकि हमारी मसल्स के अंदर कौन सी रेस्पिरेशन हो गया, एनोर्बिक रेस्पिरेशन हो गया और उससे उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक एसिड बन गया। अब लैक्टिक एसिड बन गया है आपके मसल्स के अंतर्गत तो अब क्या होगा, तो आप कैसे इससे निजात पाएँ? तो कभी कभी हॉट वाटर बाथ और मसाज से क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई मसल्स में बढ़ जाती है और इससे बहुत ज़्यादा हमें आराम मिलता है। इस ऐंठन से, मसल्स की जो ऐंठन है इससे हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ये लैक्टिक एसिड का निर्माण जो हो रहा है मसल्स के अंतर्गत वो सिर्फ हमारे ही अंदर नहीं होता है, ह्यूमंस के अंदर ही नहीं होता है। ये जो जानवर होते हैं जैसे कि टाइगर, डियर, चीता और इनके अंदर भी जो है मसल्स क्रैम्प्स यानी कि मांसपेशियों की ऐंठन देखी जाती है। तो एनोर्बिक रेस्पिरेशन मसल्स के अंदर, ह्यूमन मसल्स के अंदर होता है, जबकि हम पूरी तरह से निर्भर होते हैं रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन रेयर कंडीशंस में एनोर्बिक यानी अनॉक्सीसेशन भी देखा जाता है जो कि व्यक्ति की मांसपेशियों के अंतर्गत होता है। आइए एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं ये डिफरेंस क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनोर्बिक रेस्पिरेशन के बीच में। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सी श्वसन और एनोर्बिक रेस्पिरेशन यानी कि अनॉक्सी श्वसन। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है और जबकि एनोर्बिक रेस्पिरेशन इसकी एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इसी प्रकार फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है किसमें, एनोर्बिक रेस्पिरेशन में, और जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है और एनोर्बिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट O2 प्लस H2, माफ कीजिएगा यहाँ CO2 होगा, CO2 प्लस H2 होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एथेनॉल और CO2। और एक मैंने आपको बताया एनोर्बिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत ह्यूमन मसल में ये पाया जाता है। एनोर्बिक रेस्पिरेशन एक रेयर कंडीशन होती है जिससे कि लैक्टिक एसिड बन जाता है और इस प्रकार से लैक्टिक एसिड जो है मसल क्रैम्प्स यानी कि मांसपेशियों की ऐंठन है उसको पैदा करता है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशंस के दो टाइप्स हैं और दोनों के बीच मैंने अंतर आपको बताया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक जो कि रेस्पिरेशन का है, इसी में हम आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में किस प्रकार होता है और एनिमल्स में किस प्रकार होता है। हम जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं उनको भी एनर्जी चाहिए होती है
जैसे हमें एनर्जी चाहिए उसी प्रकार प्लांट्स को भी फूड चाहिए होता है, उनको भी अपनी ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस को अपनाते हैं। जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, उसी प्रकार प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो कि रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, श्वसन की जो गैसें हैं, उनको चाहिए होता है ना। तो हम आज देखेंगे कि प्लांट्स में किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है उसके अंदर 3 बहुत महत्वपूर्ण उसकी जो है विशेषताएं हैं कि जैसे हम जो ह्यूमन बींग्स जो है रेस्पिरेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं या करते हैं, तो उसमें हम अपने लंग्स का, अपना नॉस्ट्रिल्स और जो विंड पाइप का यूज़ करते हैं और जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में। लेकिन प्लांट्स जो है अपने जड़ों से, तनों से और पत्तियों से, इन सभी के माध्यम से अलग अलग रेस्पिरेशन करते हैं, अलग अलग रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं इंडिविजुअली। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा, प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर प्लांट पार्ट टेक प्लेस। बहुत कम, लिटिल पार्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट टेक प्लेस। यानी कि जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हमने इनहेल करी ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद एक बहुत बड़ा मतलब बॉडी के पूरे पार्ट तक वो उस ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है ब्लड के माध्यम से, और फिर प्रत्येक सेल से में वो ऑक्सीजन पहुंचती है और रेस्पिरेशन का सिस्टम मतलब जो है सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट के रूप में वापस हम जो है एयर में छोड़ते हैं। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ब्लड पूरे शरीर के प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन सप्लाई करेगा और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर लंग्स में छोड़ेगा और लंग्स जो है वापस जो है एयर में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे। लेकिन ऐसा प्लांट्स के अंतर्गत नहीं होता है, प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स जो है उनके अंदर बहुत लिटिल ट्रांसपोर्टेशन होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का, क्योंकि वो अपने प्रत्येक पार्ट से, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीव हो, उससे रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी प्रकार जो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स एट स्लो रेट। उनके अंतर्गत जो श्वसन की क्रिया है वो बड़ी धीमी रेट से होती है, बहुत धीमी रेट से उनकी क्रिया ये श्वसन की होती है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं प्लांट्स की रेस्पिरेशन के अंतर्गत, ये नोटिसेबल है। देखिए, प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है कि वो भी हमारे ही तरह ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। लेकिन ये आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि रेस्पिरेशन के समय ऑक्सीजन प्लांट्स के द्वारा ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत ये उल्टा होता है। मैं ये आपको आगे क्लियर कर दूंगा कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स ये दोनों ही अलग अलग क्रियाएं हैं। ये मैं आगे जाके आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो पहले बात करेंगे हम जो बात कर रहे हैं वो प्लांट्स के रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके द्वारा जो ऑक्सीजन ली जाती है वो सीधे डिफ्यूजन के माध्यम से वो ऑक्सीजन को अपने बड़े सरफेस एरिया, जो कि प्लांट्स आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े सरफेस एरिया होता है उसको, वो ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के माध्यम से, यानी सीधे वो जो है डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। और ये डिफ्यूजन जो है ऑक्सीजन का वो उनके तनों में, उनके मतलब जो रूट्स में और उनके पत्तियों में ये डिफ्यूजन होता है। तो रेस्पिरेशन इन रूट्स, हम पहले बात करते हैं कि जड़ों में किस प्रकार से रेस्पिरेशन प्लांट्स के होता है। हमने बात करी रेस्पिरेशन इन रूट्स, रेस्पिरेशन इन स्टेम्स एंड रेस्पिरेशन इन लीव्स। तो रेस्पिरेशन इन रूट्स हम पहला टॉपिक उठाते हैं इसका। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि रेस्पिरेशन जो प्लांट्स के अंदर होता है वो इंडिविजुअली, यानी अलग अलग इसके विभिन्न पार्ट्स में अलग अलग होता है। जैसे रूट्स में अलग होगा, स्टेम्स में अलग होगा और लीव्स में अलग होगा। तो रेस्पिरेशन हम इन रूट्स की जब हम बात करेंगे तो माफ कीजिए,
प्लांट्स जब अपनी रूट्स के माध्यम से रेस्पिरेशन करते हैं, तो इसकी जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, उनकी जड़ों पर रूट हेयर्स होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये रूट्स हेयर हैं, ये जो है सॉइल के अंदर तक, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो गैप होता है, उस गैप में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन उसमें उपस्थित होती है, और यही रूट हेयर्स क्या करते हैं, इसी ऑक्सीजन को रूट तक पहुंचाते हैं, और इस प्रकार जो प्लांट्स है उसकी रूट से रेस्पिरेशन होता है। जो सॉइल के बीच में जो गैप होता है, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है। एयर स्पेस जो होता है सॉइल के बीच में, उसमें ऑक्सीजन होती है, और उस ऑक्सीजन को रूट हेयर्स प्लांट की वो एब्जॉर्ब करती हैं, और इस प्रकार रूट्स के द्वारा जो है रेस्पिरेशन की क्रिया पूरी की जाती है। ठीक, और इसी क्रम में जब बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल की जाती है प्लांट्स द्वारा या प्लांट्स की रूट्स के द्वारा, तो वो भी सॉइल के इन्हीं एयर स्पेस में, जो पार्टिकल्स सॉइल के हैं उनके बीच में जो एयर स्पेस है, उसी में वापस कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ दी जाती है। तो इस प्रकार रूट्स का ये रेस्पिरेशन की जो है प्रक्रिया पूरी होती है प्लांट्स के अंदर। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब प्लांट्स की जड़ों में या उसके आसपास बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो प्लांट्स जो है मर जाते हैं, ये पौधे मर जाते हैं। उसका कारण होता ये है कि जो मैंने बताया, सॉइल के बीच में जो एयर स्पेस है, जो मिट्टी के बीच में एयर स्पेस है, जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, उस ऑक्सीजन को, जो पानी है, बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा जो है, उस ऑक्सीजन को सॉइल के बीच से निकाल देती है, जिस कारण जो है अब क्या होने लगता है कि ये जो रूट्स हैं वो जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन को पूरा करने लगती हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में बताया ओटी की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, और इसका बाय प्रोडक्ट के रूप में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा रूट्स के अंदर, यानी कि प्रेजेंस ऑफ O2 जो है वो ख़त्म हो गई, यानी कि एब्सेंस हो गई O2 की, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये बाई प्रोडक्ट एल्कोहल बनने लगता है, जो कि प्लांट को मार देता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी का जमाव जो है प्लांट्स की जड़ों में उसे मार देता है। तो ये रूट्स के माध्यम से रेस्पिरेशन कैसे होता है, मैंने आपको बताया इस टॉपिक में। आगे हम पढ़ेंगे कि स्टेम्स के माध्यम में, एक पेड़ के स्टेम्स के माध्यम से किस प्रकार जो है रेस्पिरेशन की क्रिया पूरी की जाती है। रेस्पिरेशन इन स्टेम्स, पौधों की या जो है पेड़ की जो तना होता है उसके माध्यम से कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो इसके लिए दो बातें महत्वपूर्ण है। पहला ये होता है कि यदि पौधा छोटा हो, पेड़ छोटा हो, यानी पौधे के रूप में हो, तो ये अपने जो तने के रूप में, इसके तने पर गार्ड सेल्स मिलते हैं। गार्ड सेल्स पूरे तने पर गार्ड सेल्स मिलते हैं। गार्ड सेल्स के अंदर जो है स्टोमेटाज होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पूरे तने पर जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनके तने पर गार्ड सेल मिलते हैं। ये मैंने आपको जो है ये जो है चित्र में दिखा रहा हूँ, इसमें गार्ड सेल्स होते हैं, और गार्ड सेल्स के बीच में ये जो आप जो हरे रंग के बिंदु देख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, और इस गार्ड सेल के ठीक बीच में ये आपका स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा जो होता है, टाइनी पोर्स होते हैं जो कि इस गार्ड सेल के बीच में होते हैं, और इसी के माध्यम से जो स्टेम है, जो कि हरा है, मतलब हरा स्टेम जो होगा, छोटे पौधों का जो स्टेम जो होता है वो हरा होता है, तो उसका तना जो होता है हरा होता है। उस तने में ये गार्ड सेल और जो स्टोमेटा है, इनके माध्यम से रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है। यानी कि
इन्हीं जो टिनी पोर्स हैं, स्टोमेटाज होते हैं, इन्हीं टिनी पोर्स के माध्यम से O2 इनहेल की जाती है और CO2 एक्सहेल की जाती है प्लांट्स के द्वारा। अब बात करेंगे, अगर प्लांट बड़ा है, अगर पेड़ बड़ा है तो उसका तना किस प्रकार से जो है रेस्पिरेशन करेगा। बड़े प्लांट्स में क्या होता है कि जो तना होता है, बड़े प्लांट्स का जो तना होगा वो उसके बाहर जो तना होता है उस पे छाल की एक पतली लेयर्स मिलती है जिसे कहते हैं लेंटिकल्स। लेंटिकल्स जो है ये एक छाल की पतली परत होती है जिसमें जो सेल्स होते हैं इसके बहुत लूजली पैक्ड होते हैं और यहीं से गैसेस का, जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, इनका एक्सचेंज होता है। O2 इनहेल की जाती है, ऑक्सीजन इनहेल की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की जाती है। तो इस प्रकार मैंने बताया कि किस प्रकार पौधों में जो है तने के माध्यम से रेस्पिरेशन होता है। अब हम बात करेंगे कि पौधों में पत्तियों के माध्यम से, यानी कि लीव्स के माध्यम से कैसे रेस्पिरेशन होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, पूरे जो प्लांट्स होते हैं उसमें इंडिविजुअली अलग अलग इनके जो है, चाहे वो तना हो, चाहे वो रूट्स हो, चाहे वो लीव्स हो, सब में इंडिविजुअली अलग अलग रेस्पिरेशन होता है। पौधों के पत्तियों से जो रेस्पिरेशन होगा वो भी स्टोमेटा सेल्स के माध्यम से होता है। मैं स्टोमेटा सेल आपको ऊपर दिखाई चुका था, इसका चित्र। स्टोमेटा सेल क्या होते हैं? टिनी पोर्स होते हैं जो कि गार्ड सेल्स के बीच में होते हैं और ये अपेक्षानुसार या आवश्यकता अनुसार ये खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि तेज गर्मी में पत्तियां जो हैं प्लांट्स की वो झुलस जाती हैं। क्यों झुलस जाती हैं? क्योंकि ये स्टोमेटा सेल्स जो होते हैं ये अपने आप को बंद कर लेते हैं जिससे कि प्लांट्स के अंदर से वाटर लॉस ना हो। ये स्टोमेटा सेल्स अपने आप को बंद कर लेते हैं जिससे कि पत्तियां कुम्हला जाती हैं, यानी कि वो क्या हो जाती हैं, वो मुरझा जाती हैं, जिससे कि प्लांट्स के अंदर से पानी का लॉस ना हो। तो स्टोमेटा सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लीव्स में और ये जो गैसियस एक्सचेंज होगा रेस्पिरेशन में, इसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब रेस्पिरेशन इन लीव्स, यानी इसके साथ भी दो कंडीशन होती हैं। पहली कि रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो डे टाइम में हो रहा है या रात के समय हो रहा है। तो डे टाइम में अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है अकर होता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंतर्गत ऑक्सीजन जो है वो एक बाई प्रोडक्ट होती है। देखिए मैंने बताया आपको पहले कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों ही अलग अलग हैं। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है जबकि रेस्पिरेशन में CO2 बाई प्रोडक्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाई प्रोडक्ट होती है। फोटोसिंथेसिस चूंकि इसके लिए जो है सनलाइट की आवश्यकता होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होता है और इसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज आउट होता है। माफ कीजिएगा, इसमें O2 डिफ्यूज आउट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन होता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल किया जाता है प्लांट द्वारा और ऑक्सीजन को एक्सहेल किया जाता है। फोटोसिंथेसिस जो कि दिन की समय में होता है और इसके लिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। लीव्स के अंदर क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन तीनों के ही प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी की जाती है। दूसरी तरफ रात के समय रेस्पिरेशन के तहत प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती क्योंकि वहाँ सनलाइट नहीं होती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल उल्टा होता है। अब रेस्पिरेशन हो रहा है तो रेस्पिरेशन में इसमें जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजेस इन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट। फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल उल्टा होगा। अब जो है ऑक्सीजन इनहेल की जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की जा रही है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन इन लीव्स जो कि डे टाइम और नाइट टाइम दोनों ही समय अलग अलग इसके अंतर्गत प्रक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ हमने बताया आपको कि किस प्रकार प्लांट्स
रेस्पिरेटरी जो है सिस्टम काम करता है इनका, किस प्रकार ये अलग अलग तने से, किस प्रकार जो है जड़ों से, और किस प्रकार जो पत्तियों से ये रेस्पिरेशन अपना कंप्लीट करते हैं। दोस्तों अभी हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ा, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की बात करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है हम एनिमल्स के रेस्पिरेशन के तरीके और उसके द्वारा यूज़ किए जाने वाले रेस्पिरेशन ऑर्गन्स की बात करेंगे। जैसे कि इसमें पहली बात हम करेंगे यूनिसेलुलर एनिमल, जैसे कि अमाइबा। अमाइबा आप सभी जानते हैं कि यूनिसेलुलर यानी एक कोशीय जीव होता है, और इसके द्वारा जो रेस्पिरेशन की क्रिया की जाती है वो इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से की जाती है। इसके जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो अमाइबा के चारों ओर जो झिल्ली होती है, सीधे वो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, क्योंकि बहुत छोटा जीव होता है, सीधे ऑक्सीजन को लेता है, और जो है एक ही इसमें सेल होता है, तो ऑक्सीजन सीधे जो है डिफ्यूज़ हो जाती है इसके सेल में। दूसरा, ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल मेम्ब्रेन से ही एयर में एक्सहेल करता है। इसी प्रकार केंचुआ जो अर्थवर्म होता है, वो जो रेस्पिरेशन की क्रिया करेगा वो अपने स्किन के माध्यम से करेगा। वो स्किन के माध्यम से ऑक्सीजन को इनटेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा। यानी कि जो केंचुआ होगा, अर्थवर्म होगा, उसकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया उसकी स्किन। जलीय जीव जो होते हैं जैसे कि फिश, प्रॉन्स, मसल्स, ये जो है अपने गिल्स को रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में यूज करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जलीय जीव जो है ऑक्सीजन जल में जो डिजर्व्ड ऑक्सीजन होती है, जो घुलित ऑक्सीजन होती है, उससे लेते हैं, और जल में जो घुलित ऑक्सीजन है, जो जल में डिजर्व्ड ऑक्सीजन है, वो गिल्स के माध्यम से इनटेक की जाती है जलीय जानवरों के द्वारा। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जलीय जानवरों का क्या हो गया, जलीय जीवों का हो गया गिल्स। इसी प्रकार कुछ जैसे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स लाइक ग्रासोफर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई और मॉस्किटो, ये जो इंसेक्ट्स होंगे ये भी इनका रेस्पिरेशन का तरीका अलग होता है और इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी अलग होते हैं। कॉकरोच, ग्रासोफर, हाउस फ्लाई और मॉस्किटो, ये इनकी शरीर पर छोटे छोटे छिद्र मिलते हैं जिनको स्पेरिकल्स कहते हैं, और इन छिद्रों को एक ट्रैकिया जो कि एयर ट्यूब होती है वो कनेक्ट करती है, और ट्रैकिया के साथ ये आप नोट कर लीजिए, ट्रैकिया से सीधे ऑक्सीजन सेल तक पहुंचती है, स्पेरिकल और फिर ट्रैकिया, और ट्रैकिया के माध्यम से सीधे इनके सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है और सेल से वापस कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर दी जाती है ट्रैकिया के माध्यम से। तो इस प्रकार इन इंसेक्ट्स का जो कहना चाहिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया ट्रैकिया। अब बात करते हैं जो जानवर जमीन पर रहते हैं, जैसे कि बर्ड्स, लिजार्ड, डॉग, फॉग और मैन, आदमी। इनके जो रेस्पिरेटरी अंग होते हैं वो होते हैं लंग्स। हम लोग फेफड़ों के माध्यम से ब्रीदिंग करते हैं, श्वसन क्रिया को पूरा करते हैं, और ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं शरीर से। यहाँ एक ही और नोट करने वाली है कि जैसे कि फ्रॉग्स जो होते हैं, जो मेंढक होते हैं, ये दो तरह से जो है अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन को यूज़ करते हैं। ये रेस्पिरेशन जो ब्रीथ करेंगे वो अपने लंग्स और स्किन के माध्यम से करते हैं। ये दो तरह से जो है अपनी ब्रीदिंग को पूरा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जैसे कि स्किन, गिल्स, ट्रैकिया, लंग्स, ये जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं एनिमल्स के, इनके बीच एक कॉमन विशेषताएं, एक नहीं 3 कॉमन विशेषताएं होती हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। पहली कॉमन विशेषता ये है
कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो आदमी का हो, चाहे वो कॉकरोच का हो, चाहे वो जो है फ्रॉग का हो, चाहे मछली का हो, इनका जो सरफेस एरिया होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं इस वीडियो के बाद एक मानव श्वसन तंत्र का वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लंग्स के अंदर ब्रोंकेल्स के से जुड़ी हुई एल्वियोली नाम की एक जो है कैपिलरीज की एक तंत्रिका टाइप की होती है, और ये 3 मिलियन जो है संख्या में पाई जाती है लंग्स के अंदर। और अगर इनका सरफेस एरिया अगर हम देखें तो इनका सरफेस एरिया एक टेनिस ग्राउंड के बराबर होता है। तो यहाँ ये जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं एनिमल्स के, इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। उसका कारण ये है कि इनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के जो वॉल्स होती हैं बहुत थिन होती हैं, पतली वॉल्स होती हैं, ताकि इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके और इजीली इनका डिफ्यूज़न हो सके। इसी प्रकार जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं इसमें ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा रिच यानी अधिक मात्रा में होती है, जिससे कि रेस्पिरेटरी गैसेस का आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो सके। इसके बाद हम बात करेंगे कि रेट ऑफ ब्रीदिंग। रेट ऑफ ब्रीदिंग हम कंपेयर करेंगे एक्वेटिक एनिमल यानी जलीय जीवों में और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी कि जमीन पर रहने वाले जीवों के बीच में। जलीय जीवों में रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उसका कारण क्या है कि जल में जो ऑक्सीजन डिजल्व होती है वो जो ओपन एयर है, जो लैंड पर जो एयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है, उसकी अपेक्षा बहुत कम मात्रा में होती है, और जिसके लिए जलीय जीवों को अपना जो ब्रीदिंग का रेट है बहुत ज़्यादा हाई करना पड़ता है, जिस कारण उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग हाई होता है अपेक्षाकृत थल पर रहने वाले, लैंड पर रहने वाले एनिमल्स की अपेक्षा। ठीक है, तो ये चीज़ नोटिसेबल है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो कि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ट्रैकिया जो है, जो कि मॉस्किटो, ग्रेसोफर यानी इंसेक्ट्स के अंदर जो मिलता है, जो मैंने देखिए पीछे जो बताया था इस बारे में, यहाँ स्पेरिकल्स जो कि टिनी होल्स होते हैं, इनके पीछे एक एयर ट्यूब होती है ट्रैकिया। ये सीधे ऑक्सीजन को या जो भी रेस्पिरेटरी गैसेज हैं उनका एक्सचेंज सीधे सेल्स तक करती हैं। ओनली ट्रैकिया सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन एयर रिचेज द सेल डायरेक्टली जो है एक्सचेंज ऑफ जो है रेस्पिरेटरी गैसेज ट्रैकिया के माध्यम से होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज रेस्पिरेशन का जो है एनिमल्स, प्लांट्स और रेस्पिरेशन क्या होता है, किस प्रकार रेस्पिरेशन के माध्यम से एनर्जी हमें मिलती है, ये सब मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। और एक हमारा इस टॉपिक का एक और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने को बचा हुआ है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा पहले से ही लंबा हो चुका है, तो इस कारण से हम उस वीडियो को एक अलग वीडियो में बना देंगे, और जो कि आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाने का प्रयास किया है आप लोगों के लिए, और इससे संबंधित कोई अगर समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें वो आप तक सीधे पहुंच सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।